मुझे चौलियां गांव की तलाश थी। रात के अंधेरे में मुझे ये गांव नहीं मिल सकता था। मैं एक बार फिर कोई ऐसा ठिकाना तलाश करने लगा जहां मैं रात गुजार सकूं। एक जगह खेतों में मुझे रहट का चाक दिखाई दिया। सितारों की रोशनी में मुझे चीजों के हयूले साफ नजर आ रहे थे। ये रहट था मगर खामोश, कोई वहां पर नहीं था। एक तरफ टूटा फूटा लकड़ी का तख्त पड़ा था। ये मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। मैं उस पर फौरन लेट गया और इत्मीनान का गहरा सांस लिया। मेरे जहन में शमशान भूमि वाली औरत का ख्याल आने लगा। मैंने अपनी कुव्वत इरादी से उसे जहन से झटक दिया। मेरा मिशन एक मुकद्दस जिहाद का मिशन था और मैं अपने जहन को नफसानी आलूदगियों से पाक रखना चाहता था। मैंने खुदा को याद किया, आंखें बंद की। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। आंख उस वक्त खुली जब 2-3 कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। अभी सूरज नहीं निकला था मगर आसमान पर सफेदाए सहर फूट रहा था। मशरिक की तरफ सितारों की चमक मांद पड़ रही थी और नीली रोशनी की झलकियां नमूदार हो रही थी। मेरे वहां से निकल जाने के लिए ये बड़ा अच्छा वक्त था। अगर मेरी आंख दिन निकले खुलती तो इस बात का इम्कान था कि रहट पर कोई किसान बैल लेकर आ जाता। मैं उठा और जिस समत शमशान भूमि वाली औरत ने इशारा किया था मैं उस तरफ चलने लगा। सूरज निकलने तक मैं एक गांव के करीब पहुंच गया। खेतों में सिख हल चला रहे थे। एक आदमी सर पर फसल या चारे का गट्ठा रखे गांव की तरफ जा रहा था। एक सिख खेत में पानी लगा रहा था। मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने मुझ पर एक निगाह डाली और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं भी बेनियाजी से आगे गुजर गया। सामने से एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। मैंने उसे पूछा कि चौलियां गांव कहाँ है। वो रुक गया और बोला कि यही है। तुमने किससे मिलना है? मैंने कहा नंबरदार साहब से मिलना है। मिल लूंगा, मेरा ख्याल है वो घर पर ही होंगे। ये कहकर मैं नमस्ते करके आगे चला गया। मैं ठीक गांव में पहुंचा था। गांव की दूसरी तरफ कीकर के दरख्तों के नीचे कुछ यक्के खड़े थे। एक यक्के में 2-3 औरतें, एक हिंदू लाला और एक सिख देहाती बैठा था। कोचवान भी सिख था। उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो दूर ही से आवाज दी, बाबूजी ब्यासा जाना है तो आ जाओ। ब्यासा से मुराद ब्यास गांव या ब्यास का कस्बा या शहर था। जो कुछ भी था मुझे वहीं जाना था। मैं यक्के में बैठ गया। यक्का चल पड़ा। कोचवान ने मुझसे 3 रुपए किराया लिया। कोई 1-1.5 घंटे के निहायत तकलीफ दे सफर के बाद यक्के ने मुझे ब्यास नाम के कस्बे में पहुंचा दिया। अब तो ये कस्बा एक शहर बन गया होगा। उस वक्त ये एक कस्बा ही था। यक्का ब्यास नाम के रेलवे स्टेशन के बाहर अड्डे पर जाकर रुक गया। मामूली से देहाती स्टेशन की इमारत बिल्कुल वैसी थी जैसी देहाती स्टेशनों की होती है। मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली है। वहाँ मुसाफिरों का कोई रश नहीं था। टिकट मेरे पास पहले से मौजूद था। मेरी निगाहें माहौल का जायजा लेने लगी। वहाँ पुलिस वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद कुछ हिंदू सिख मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर अपनी गठरियां और ट्रंक रख कर बैठ गए। कहीं से एक टीटी भी आ गया। उसने रेलवे की वर्दी पहनी हुई थी और प्लेटफॉर्म पर इधर उधर फिरने लगा। इतने में पीछे की जानिब से सिग्नल डाउन हो गया। गाड़ी आ रही थी। कुली भी पहुंच गए थे। पैसेंजर ट्रेन छक छक करती आ गई। सारे डिब्बे 3rd क्लास के थे जो सवारियों से भरे हुए थे। मैं एक डिब्बे में घुसकर बैठ गया। गाड़ी ब्यास के उस स्टेशन पर 15-20 मिनट तक खड़ी रही। मेरी निगाहें प्लेटफॉर्म पर लगी रही। यही धड़का लगा था कि कहीं से कोई पुलिस वाला मुझे तलाश करता वहां ना आ जाए, मगर कोई सिपाही दिखाई न दिया। इंजन ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक बहुत बड़े दरिया पर से गुजरने लगी। मालूम हुआ कि ये दरियाए ब्यास है। खुदा खुदा करके लुधियाना का स्टेशन आ गया। ये काफी बड़ा स्टेशन था। मैं डिब्बे में ही छुप कर बैठा दिल में दुआएं मांगता रहा कि कोई पुलिस वाला इधर ना आए। प्लेटफॉर्म पर मुझे 1-2 वर्दी वाले सिपाही नजर आए थे मगर किसी ने मेरे डिब्बे का रुख न किया था। ट्रेन जहां देर तक रुकी रही, आखिर जब वो चली तो मेरी जान में जान आई। पैसेंजर ट्रेन होने की वजह से एक तो वो हर स्टेशन पर रुकती थी और उसकी रफ्तार भी ज्यादा नहीं थी। लुधियाने के बाद कई छोटे छोटे स्टेशन आए। बड़ा शहर अंबाला आ गया। यहाँ भी गाड़ी देर तक खड़ी रही। यहाँ से चली तो कहीं शाम के वक्त करनाल का बड़ा शहर आया। उसके बाद पानीपत और सोनीपत के शहर आए और वो भी गुजर गए। दिल्ली के स्टेशन पर उतरते ही मैंने मोटर रिक्शा लिया और सीधा वालिद साहब के दोस्त जहीरुद्दीन साहब के घर पहुंच गया। वो मुझे देखकर हैरान भी हुए और मुझे डांटने भी लगे कि मैं कहाँ चला गया था। मैंने एक फर्जी कहानी खड़कर उन्हें सुना दी। मेरे पासपोर्ट पर दिल्ली का वीजा अगरचे लगा हुआ था मगर जितने दिन मुझे वहाँ ठहरने की इजाजत थी उसकी मुद्दत गुजर चुकी थी। जहीरुद्दीन साहब कहने लगे, मियाँ वीजे की मुद्दत के बाद ठहरना जुर्म है। पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है और मुझे भी परेशान कर सकती है। मैंने उन्हें कहा, अंकल आप परेशान न हो, मैं कल वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा। वो कहने लगे, मियाँ जाती दफा तुम्हें पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करनी होगी।
पुलिस तुम्हें वीजे की मुद्दत से ज्यादा कयाम करने पर वहीं पकड़ लेगी। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल मैंने जूं तूं करके रात जहीरुद्दीन साहब के घर पर गुजारी। दूसरे दिन अपने कपड़े ड्राई क्लीन कराए, नहा धोकर शेव वगैरह बनाई। जितने इंडियन करेंसी के नोट मेरे पास बाकी रह गए थे उनमें से कुछ एक पाँव की जुराब में छुपाए, कुछ जैकेट की जेब में, पासपोर्ट के साथ रख लिए। छोटा चाकू अभी तक मेरे पास ही था। ख्याल आया कि इसको यहीं कहीं फेंक देता हूँ, क्योंकि उसका अभी तक मुझे कोई मसरफ नजर नहीं आया था। फिर कुछ सोचकर उसे जेब में ही रहने दिया। जहीरुद्दीन साहब अपनी दुकान पर जा चुके थे। मैं भी कुछ देर बाद उनके मकान से निकल आया। अगरचे मेरे पासपोर्ट पर दिल्ली का वीजा लगा हुआ था, मगर जो कानूनी मुद्दत वहाँ कयाम की मुझे हासिल थी वो पूरी हो चुकी थी और अब मैं गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रह रहा था। मगर मैंने कोई परवाह न की और सीधा रिक्शा पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ये एक मोटर रिक्शा था और इस पर जर्द और नीला रंग किया हुआ था। स्टेशन पर से मैंने अपनी गाड़ी के बारे में मालूम किया। इंक्वायरी क्लर्क हिंदू खातून थी जिसने माथे पर तिलक लगाया हुआ था। उसने मुझे बताया कि दोपहर को एक गाड़ी बम्बई जाएगी। वो पैसेंजर ट्रेन है, हर स्टेशन पर ठहरेगी। शाम के 6:15 बजे बम्बई एक्सप्रेस का टाइम है। रन थ्रू गाड़ी है। मैं पैसेंजर ट्रेन से तंग आया हुआ था। मैंने बम्बई एक्सप्रेस पकड़ने का फैसला किया। उस औरत ने मेरे दरियाफ्त करने पर मुझे बताया कि ये ट्रेन दूसरे दिन दोपहर के बाद होशंगाबाद पहुंचेगी। मैं वापस जहीरुद्दीन साहब के मकान पर या उनकी दुकान पर आने की बजाय सीधा बादशाही मस्जिद पहुंच गया। ये मेरे नजदीक सबसे महफूज जगह थी। मुझे यकीन हो गया था कि दिल्ली में मेरे पीछे खुफिया पुलिस का कोई आदमी नहीं लगा हुआ। ये सारा मुसलमानों का इलाका था। वहीं दोपहर के वक्त मैंने एक होटल में खाना खाया, उसके बाद वापस मस्जिद में आ गया। दोपहर के बाद जो नमाज होती है वो मैंने बादशाही मस्जिद या जामे मस्जिद में ही बाजमात पढ़ी। बम्बई एक्सप्रेस 6:15 बजे छूटती थी। मैं 1 घंटा पहले स्टेशन पर आ गया। अमृतसर से होशंगाबाद का जो 3rd क्लास का टिकट सैयद साहब ने मुझे लेकर दिया था वो मैंने गेट पर टिकट चेकर को बिल्कुल न दिखाया, ये सोचकर कि कहीं वो ये न पूछ बैठे कि इतने दिन मैं कहाँ रहा। अगरचे उसे पूछने की जरूरत नहीं थी और टिकट 15-20 रोज तक काम आ सकता था, फिर भी हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर मैं प्लेटफॉर्म का टिकट लेकर स्टेशन के अंदर आ गया। बम्बई एक्सप्रेस आ गई। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों में हलचल सी हो गई। मैं भी उठकर मुसाफिरों के हुजूम में घुस गया। गाड़ी पीछे से भरी हुई आई थी। 3rd क्लास के एक डिब्बे में मुझे भी जगह मिल गई। ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। पहले उसका इंजन बदला गया, फिर खुदा जाने उसके डिब्बों में कैसा कैसा सामान लादा जाने लगा। कोई आध पौन घंटे बाद इंजन ने विसिल दिया, गाड़ी ने लालटेन की सब्ज रोशनी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। उस वक्त दिन डूब गया था और शाम का अंधेरा गहरा होने लगा था। मैं कोने वाली सीट पर दुबक कर बैठा रहा। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रही थी। दिल्ली की आबादी बड़ी दूर तक फैली हुई थी। शहर के मकानों, कारखानों वगैरह की रोशनियां खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। वाकई दिल्ली बहुत फैला हुआ शहर था। उसके बाद हिंदुस्तान के कई दूसरे बड़े बड़े शहर आए। मैं जागता रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। इससे पहले जब कभी मैं रेलगाड़ी में सफर किया करता था तो मुझे चलती रेलगाड़ी की आवाज से नींद आने लगती थी, मगर यहाँ नींद नहीं आ रही थी। दिल्ली के बाद बड़ा शहर गुड़गांव था, उसके बाद मिथिला, फिर भरतपुर और फिर आगरा का शहर आया। चांदनी रात नहीं थी, वरना लोग कह रहे थे कि रेलगाड़ी में दूर ताजमहल का मंजर नजर आया करता है। यहाँ ताजमहल की मशहूर तारीखी इमारत थी जो मुसलमान बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल के लिए बनवाई थी। मैंने हिंदुस्तान में और भी कई शानदार तारीखी इमारतें देखी जो मुसलमान बादशाहों ने बनवाई थी। हिंदू इन इमारतों को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। आगरा के बाद धूलपुर का स्टेशन आया, फिर ग्वालियर का शहर आ गया। उस वक्त रात तकरीबन गुजर चुकी थी और पौ फटने वाली थी। ग्वालियर शहर से गाड़ी चली तो मुझे नींद आ गई। मैंने सोते में झांसी और ललितपुर के शहर भी गुजर गए। दिन काफी चढ़ आया था। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो मैंने उतरकर चाय और बंद मक्खन खाया। यही चीज हर छोटे स्टेशन पर मिल जाती थी। दोपहर तक ट्रेन जंगलों में से गुजरती रही। मैंने इससे पहले इतने बड़े बड़े जंगल नहीं देखे थे। एक मुसाफिर ने मुझे बताया कि ये जंगल शेर, हाथी और दूसरे दरिंदों से भरे हुए हैं। बाद में मुझे भी इसका तजुर्बा हो गया। ये पहाड़ी इलाका भी था और कहीं कहीं हरे भरे मैदान भी और खेत भी नजर आ रहे थे। मालूम हुआ कि आगे भोपाल का स्टेशन आ रहा है। मुझे दिल्ली स्टेशन पर ही बता दिया गया था कि भोपाल के बाद होशंगाबाद का स्टेशन आता है। मुझे होशंगाबाद ही उतरना था। चुनाचे मैं संभल कर बैठ गया। इस दौरान किसी स्टेशन पर किसी पुलिस वाले ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। कोई इंटेलिजेंस का आदमी भी मेरे ताक़ुब में नहीं था। भोपाल पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज गए थे। चूंकि शुरू गर्मियों का मौसम था, इसलिए अभी दिन की रोशनी काफी थी।
यहाँ लाहौर और हमारे पंजाब वाला खुश बहार का मौसम बिल्कुल नहीं था। यहाँ गर्मी शुरू हो गई थी। ट्रेन के डिब्बे के पंखे दिन रात चलते थे। रात को भी हमारे पंजाब वाली खुनकी नहीं होती थी। भोपाल के बाद मेरे साथ बैठे हुए मुसाफिर ने, जो मुसलमान था और मुंबई जा रहा था, बताया कि भोपाल मुसलमान रियासत हुआ करती थी, मगर अब उस पर भी दूसरी रियासतों की तरह इंडिया की हुकूमत ने कब्जा कर लिया है। उसने ये भी बताया कि भोपाल के मुसलमान हुक्मरान ने पाकिस्तान के क़याम में बड़ी मदद दी थी और कायदे आज़म अक्सर यहाँ आकर ठहरा करते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया था, वो भी वालिए भोपाल के दोस्त थे और अक्सर भोपाल में आकर क़याम करते थे। होशंगाबाद का स्टेशन आया तो मैं रेलगाड़ी से उतर गया। इतना लंबा सफ़र तय किया था कि बैठे बैठे थक गया था। होशंगाबाद का स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरे पास हरदा तक का टिकट था, मगर ये गाड़ी वहाँ नहीं ठहरती थी।